40,000 वैकेंसी, वो भी भारत सरकार की। क्या बात कर रहे हो भाई, अजी सच्ची बात कर रहे हो? जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यह बिल्कुल पक्की खबर है। भारत सरकार की 40,000 वैकेंसी अब आपके लिए आ गई है। मेरे भाई बहनों, ऐसा सुनहरा मौका बार बार नहीं मिलता। 40,000 वैकेंसी का आना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, भारत सरकार ने एसएससी जीडी 2025 के लिए नोटिफिकेशन 5 सितंबर शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे पब्लिश कर दिया है। उसमें लगभग 39,500 के तकरीबन वैकेंसी दी गई है। ऐसा मौका बिल्कुल हाथ से नहीं जाने देना है मेरे प्यारे साथियों। आपको निश्चित रूप से अपनी सफलता को इसमें सुनिश्चित करनी होगी। तो आइए, अब आपको इसके लिए करना क्या होगा, आपको इसमें जगह मिलेगी कैसे, उसके लिए हम जान लेते हैं क्या क्या करना पड़ेगा। तो इसके बारे में जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है और उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी वैकेंसीज है, एग्जाम के डेट क्या है, सिलेबस है, इन सब चीज़ों को हाईलाइट करके हम लोग फटाफट उसके बारे में जानते हैं। और बिल्कुल ये एग्ज़ाम आपके जनवरी फरवरी 2025 के महीने में होने वाली है। आपके पास मुश्किल से 4 महीने का वक्त है और जानते हैं कि वक्त बहुत ही कीमती होता है। आप ऐसे मौके को बिल्कुल हाथ से नहीं जाने दीजिए। चाहे जैसे भी हो, आप निर्धारित समय के अंदर अपने सही स्ट्रेटजी के साथ ऐसी तैयारी करें और अपनी जगह को सुनिश्चित करें। तो आइए बिना देरी किए चलते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि क्या क्या इसमें करना पड़ेगा, किस तरीके से फॉर्म भरना है और सारी जानकारी। बिना देरी किए अब चलते हैं, बात करते हैं इसके बारे में। ये जो वैकेंसी है लगभग 40,000, इसके फॉर्म भरने के डेट हैं 5 सितंबर से चालू होकर के यह लास्ट 14 अक्टूबर तक फॉर्म भरी जाएगी। यानी कि 14 अक्टूबर के बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो आप बिल्कुल नियत समय के अंदर सही से समझ बूझ करके फॉर्म को जरूर भरें। चलिए आगे देखते हैं इसमें और कौन सी जरूरी बातें हैं। देखिए इसमें आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगली बात जो है इस बार क्या है कि जो सीबीटी है, सीबीटी एग्जाम जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, वो हमारा एग्जाम होगा। उसके बाद जो बच्चे इसमें क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद उन बच्चों के लिए जो फिजिकल टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये जो टेस्ट लिए जाएंगे, ये प्रक्रिया की जिम्मेदारी किसको दी गई है? CAPF। और देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसके बारे में आपको बता दूं कि ये जो CAPF है ये CRPF को बनाया गया है। ये CRPF ही आपके मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, ये सारे एग्जाम कंडक्ट करेगी। और मजे की बात बताऊं तो इस बार 2 ही मेरिट लिस्ट बनेगा, एक तो रिटेन का CBT का और दूसरी बार ये जो आपके CAPF कंडक्ट करेंगे, ये सारे एग्जाम एक ही साथ हो जाएंगे। उसमें कई दिनों तक आपको स्टे करना पड़ सकता है और इसके बाद इसमें फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगा। तो ये हो गई। अब उसके बाद चलते हैं इसकी वैकेंसी के बारे में। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 पे आपके वैकेंसी दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले आप जानिए कि इसमें पोस्ट क्या क्या है, आपको कहाँ कहाँ नौकरी मिल सकती है। तो सबसे पहला है BSF, दूसरा है CISF, तीसरा है CRPF, SSB, ITBP, असम राइफल्स, SSF और NCB। नारकोटिक्स को NCB बोलते हैं। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब आप देख सकते हैं कि जो मेल्स कैंडिडेट है, जो लड़के हैं, उसके लिए अलग वैकेंसी दी गई है और फीमेल्स के लिए बिल्कुल अलग वैकेंसी दी गई है। और इसमें भी कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है। इसमें देखिए SC, ST, OBC, EWS, UR यानी कि जनरल, इन सबों के लिए अलग अलग वैकेंसी क्रिएट की गई है। इसमें अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी किसके लिए है? BSF में दी गई है। यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए जो BSF की वैकेंसी है लगभग 13,306 वैकेंसी दी गई है। और वहीं पे अगर देखें लेडीज की वैकेंसी फीमेल के लिए तो ये है 2,348। कुल मिला के अगर बात करें तो टोटल हो गया 15,654। इसके बाद अगर आप देखें 15,000 के बाद तो सेकेंड नंबर पे 11,541 जो किसकी वैकेंसी है? CRPF की वैकेंसी। यहाँ पे मेल के लिए अलग दिया गया है और फीमेल के लिए अलग दिया गया है। यहाँ पे आप देखें टोटल वैकेंसी सारे कैटेगरीज को मिला करके तो मेल के लिए 11,299 और फीमेल के लिए 242 वैकेंसी है। और दोनों को यहाँ पे ग्रांड टोटल करके ये फिगर दिया गया। इस तरीके से अगर आप देखें तो सारे वैकेंसी देखिए आप SSF, इसमें कितनी वैकेंसी है? 35 है। और SSF जो है उसमें फीमेल के लिए वैकेंसी नहीं दी गई, यहाँ पे 0 वैकेंसी है। खैर कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए नारकोटिक्स में मेल के लिए भी 11 वैकेंसी है और फीमेल के लिए भी 11 वैकेंसी है। तो दोनों को मिलाकर के NCB में टोटल 22 पोस्ट दिया गया है और SSF में 35 पोस्ट दिया गया है।
तो सबसे कम वैकेंसी इसी में है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन अगर और सब देखें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, तो इसमें ठीक ठाक वैकेंसी है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि ये वैकेंसी की संख्या हमेशा बढ़ती है। एग्ज़ाम आने के टाइम तक क्या होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास जब रिपोर्ट्स आते हैं और उसमें और भी वैकेंसी के बारे में बताए जाते हैं तो एसएससी को इन्फॉर्म करते हैं और उस समय एग्ज़ाम के पहले इसमें वैकेंसी ऐड कर दी जाती है, कभी कभी बाद में भी करते हैं। तो इसमें आप ये मान के चलिए कि करीबन 40,000 वैकेंसी है और ये बहुत ही अपने आप में एक सुनहरा मौका है। और आपको तो केवल एक ही सीट चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिए, बस आपकी तैयारी बिल्कुल सही रणनीति के साथ होनी चाहिए, पक्का इस बार सिलेक्शन होगा आपका। तो ये हो गया वैकेंसी। अब चलें नेक्स्ट जो मेन चीज़ है उसके बारे में हम बात करें। हाँ जी, अभी चलते हैं हम इसके एज के बारे में जान लेते हैं। आप देखिए जैसा कि पैरा नंबर जो 5 है इसमें दिया हुआ है एज लिमिट। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एसएससी जीडी के लिए जो हमारा एज लिमिट है वो 18 से 23 साल के बीच है, यानी कि कोई भी लड़का जो 18 से 23 साल के बीच में है वो इस फॉर्म को भर सकता है। और इसमें एक चीज़ और जो मेन चीज़ है वो दी गई है कि ये जो 18 से 23 साल होनी चाहिए वह काउंटिंग कैसे होगा, 1/1/2025 को बेस मान के किया गया है कि आपको इस डेट को ये एज होना चाहिए। इसमें एक तो ये चीज़ें हो गया क्रूशियल डेट। दूसरी चीज़ आप देखें कि अगर कोई बच्चा SC ST कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको इसके अतिरिक्त 5 साल की छूट दी गई है। यहाँ पे दिया हुआ बिल्कुल क्या है, एज रिलैक्सेशन। अगर आप SC ST कैटेगरी में हो तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, यानी कि 23 और प्लस 5 यानी कि 28 साल तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है जी। और अगर हम बात करें ओबीसी की तो ओबीसी के लिए जो है सो 3 साल की छूट दी गई है। और 3 साल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जनरली 23 साल है और प्लस अगर 3 कर दें तो ओबीसी कैंडिडेट 26 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। और यह काफ़ी अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत की बात है। तो एज आप समझ गए होंगे कि 1/1/25 को आपको 18 के 23 साल होने चाहिए अगर जनरल से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर SC ST हैं, ओबीसी हैं तो इस केस में 5 साल 3 साल जो अलग अलग फॉर्म में आप नोटिफिकेशन में विशेष रूप से देख सकते हैं। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये नोटिफिकेशन ना 5 सितंबर को जारी की गई है और इसका जो वेबसाइट है अपने एसएससी की ये है। इस वेबसाइट पे जाकर के आप बिल्कुल विस्तृत जानकारी देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं जो चीज़ आपको समझ में ना आए। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे रह गई कि देखिए ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे CBT, इसमें आप पैरा 1.3 में देखें तो ये एग्ज़ाम टोटल 15 भाषा में आप दे सकते हैं। ठीक है, इसमें जनरली जो SSC GD का एग्ज़ाम होता है उस CBT में क्या होता है कि देखिए यहाँ पे इंग्लिश, ये हिंदी, इसमें तो पेपर आपका रहेगा ही रहेगा। और उसके अलावे इसमें व्यवस्था है कि 13 रीजनल लैंग्वेज जो आपके प्रादेशिक भाषा हैं, क्षेत्रीय भाषा है, उसमें भी इसके पेपर आते हैं। तो यह तो एक अपने आप में बहुत ही खूबसूरत बात है। जैसे यहाँ पे देखिए अगर कोई बच्चा आसाम का है तो आसामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इन सारे भाषाओं में भी आपके प्रश्न पत्र रहेंगे। बस फॉर्म भरने के टाइम में आपको वो चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी। उसके अलावे इन हिंदी और इंग्लिश में तो ये फॉर्म रहते ही रहते हैं, ये क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। तो 13 रीजनल लैंग्वेज और प्लस में 2 ये हो गया मेन। तो कुल मिलाकर के टोटल 15 भाषा में इसके प्रश्न पत्र मिलते हैं देखने को। ठीक है जी। तो अब आइए आगे की चीज़ देख लेते हैं। अभी एज हो गया, इसके बाद एज के बाद जो मेन चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है वह है सर्टिफिकेट्स के बारे में। यहाँ पे देखिए पॉइंट 6 में, इसमें जो बच्चे SC ST के रहेंगे, जो बच्चे OBC के रहेंगे, कुछ बच्चे EWS के रहेंगे, तो इनको क्या करना है, इनको प्रॉपर सर्टिफिकेट बनवाने हैं। और वह किस तरीके से होने चाहिए वो देखिए इसके अंदर में ना, नोटिफिकेशन के अंदर में ये दिया हुआ है, एनेक्चर्स दिया हुआ है। आप उसी के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट्स को बनवाएंगे। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसके लिए एनेक्चर 6 है, और OBC कैटेगरी से करते हैं तो एनेक्चर 7 इसी नोटिफिकेशन के बाद में दिया हुआ है, और EWS से है तो उसके लिए एनेक्चर 8 दिया गया है। तो आप बिल्कुल उसको फॉलो करें। क्या तो आप इस नोटिफिकेशन के प्रिंट आउट को लेकर के बनवा सकते हैं, या फिर अगर ऐसा ही सेम फॉर्मेट है वहाँ पे तो वो भी बनवा सकते हैं। और ये सारे सर्टिफिकेट्स क्या होने चाहिए, यह होने चाहिए पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल बेस्ड होना चाहिए पूरा। ठीक है, कोई क्षेत्रीय नहीं। ये जो सर्टिफिकेट बनेंगे आपके वो भारत सरकार के ऑफिस से बनाने पड़ेंगे। ठीक है,
जो इसमें एक चीज़ और है कि जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनता है जिसको डोमिसाइल बोलते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो ये स्टेट गवर्नमेंट बना के देती है, और स्टेट वाले यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो कि स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस से बनेगा उसको बिल्कुल सही प्रोफार्मा में बना करके देना है। और वो प्रोफार्मा के लिए आप बिल्कुल यहाँ पे अब नोटिफिकेशन का सहारा ले सकते हैं, यहाँ पे इसका प्रिंट आउट लेकर के बनवा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे है 7 नंबर में अगर हम बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कही है, जो 1/1/25 के हिसाब से ही काउंटिंग की जाएगी। देखिए सबसे पहली बात मेरे प्यारे भाई बहन, यह मैट्रिकुलेशन बेस्ड एग्जाम होगा, यानी कि जो भी बच्चे केवल 10th पास हैं वो भी 1/1/2025 को जिनके हाथ में 10th की सर्टिफिकेट बिल्कुल आ चुके हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए कहीं कोई बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन की जरूरत नहीं है। केवल मैट्रिक पास बच्चा, केवल पास बच्चा जिसके हाथ में 1/1/2025 को सर्टिफिकेट मिल चुका है वह बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यह एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, काउंटिंग समझ गए। अब देखिए एक इसमें और जो एडिशनल बेनिफिट है 7.5 पारा की अगर बात करें तो यहाँ पे एनसीसी सर्टिफिकेट आप लोग जानते होंगे, नेशनल कैडेट्स कोर। यह 3 प्रकार के होते हैं सर्टिफिकेट, ABC 3 प्रकार के सर्टिफिकेट हैं। अगर इसमें से किसी भी बच्चे के पास कोई सा भी सर्टिफिकेट है एनसीसी का, तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल मेंशन किया हुआ है कि अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो क्या होगा, 2% मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा। किसके? टोटल मैक्सिमम मार्क्स के 2% एडिशनल नंबर आपको दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए होता क्या है कि टोटल जो SSC GD का एग्जाम होता है वो 160 नंबर का होता है, तो इसका जो मार्क्स मिलेगा आपको यहाँ पे, अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो 3.2 मिलेगा, ठीक है। और अगर बी सर्टिफिकेट है तो ये हो जाएगा आपको 4.8 एडिशनल मार्क्स मिल जाएगा जो SSC देगी। और ये जो 5% है, अगर सी सर्टिफिकेट है तो आपको इस सर्टिफिकेट के बदले 8 नंबर तक एडिशनल मिल सकते हैं। तो इसको आप बिल्कुल फॉर्म भरने के टाइम में ज़रूर बताएं। और इसमें एक चीज़ और देखिए इसमें हर चीज़ का जो है ना, जो क्रूशियल डेट माना गया हुआ 1/1/2025 माना गया है कि 1/1/2025 तक आपको ये सर्टिफिकेट अवेलेबल होने ही चाहिए, उसके बाद का नहीं। तो इसका बिल्कुल आप ध्यान रखें, और है तो ज़रूर मेंशन करें, इससे बहुत फ़ायदा होगा। अब देखिए अब आगे चलते हैं, जो मेन चीज़ है उसके ऊपर बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 9 नंबर में एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात किया गया है। जो एग्ज़ाम का फ़ी रखा गया वो केवल 100 रुपीज़ रखा गया है, ठीक है। अब देखिए ये भी केवल आपको ऑनलाइन मोड में ही भरना है। इसमें एक चीज़ मैं बता दूं आपको, 9.2 पैरा को अगर आप देखें तो जो हमारे वीमेन है, जो गर्ल्स कैंडिडेट है, जो SC कैंडिडेट हैं, जो ST कैंडिडेट हैं और एक्स सर्विसमैन हैं, इनको क्या किया गया है, एग्जेम्प्ट किया गया, यानी कि इसको कोई भी फ़ी नहीं भरना पड़ेगा। यह केवल जनरल और OBC के लिए 100 रुपीज़ का फ़ी भरना है। तो ये एक चीज़ हो गई। अब एग्ज़ाम फ़ी के बाद आप चलें, अगर आगे देखें तो इसमें देखिए ये हमारे रीजनल सेंटर्स हैं। आप इसमें आप डिटेल्स देख सकते हैं कि आपका कौन सा रीजनल एरिया से आप बिलोंग करते हैं, उसके हिसाब से आप फॉर्म को भरेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर 11.1 को आप देखें तो कोई भी कैंडिडेट क्या कर सकता है, 3 एग्जामिनेशन सेंटर को प्रायोरिटी पे दे सकता है, ठीक है, चुन सकता है विद इन द सेम रीजन। आप जिस भी रीजन में भरेंगे फॉर्म, उस सेम रीजन में आपको मैक्सिमम 3 चॉइस देने हैं एग्जामिनेशन सेंटर के, जो आपके नज़दीकी सेंटर रहेंगे, जो इसमें मेंशन किया हुआ है। आप उसके हिसाब से, ये सब एग्जामिनेशन सेंटर है, आप अपने सेम रीजन में इसमें से 3 एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हैं। चलिए जी, अब सबसे जो जरूरी बात है आप उसको देखें। ये 12 नंबर में ये है हमारा एग्जाम का सिलेबस। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये जो है बिल्कुल मैट्रिकुलेशन इसका क्वालिफिकेशन है, तो इसके जो क्वेश्चंस होंगे बिल्कुल मैट्रिक बेस्ड होंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। और यहाँ पे टोटल आपको 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20, 20, 20 और 20। 4 सेक्शन रहते हैं, पार्ट A, B, C, D, ठीक है। सबसे पहला जो है उसमें रीजनिंग पूछा जाएगा, जो जनरल इंटेलिजेंस है, ये रहेंगे, इसके 20 क्वेश्चंस दिए रहेंगे और हर क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स के दिए गए हैं, तो इस हिसाब से ये 40 मार्क्स के हो गए। ठीक उसी तरीके से ये GS हो गया, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। और ये एलिमेंट्री मैथ, ये जो है ना लगभग अर्थमेटिक मैथ होता है, जो प्राइमरी मैथमेटिक्स है, इसमें ज़्यादा एडवांस के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ये बिल्कुल बेसिक सा मैथ होता है। तो ये भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके भी 40 मार्क्स के होते हैं। और ये देखें जो लास्ट पार्ट D है, ये इंग्लिश या हिंदी। जी हाँ, इंग्लिश और हिंदी, जो भी बच्चे, ये आप दोनों में से किसी एक को ही चुन सकते हैं।
जो मान लीजिए जिनको इंग्लिश में कंफर्ट है वो अपना इंग्लिश सुन सकते हैं, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि भारत में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे ऐसे भी हिंदी एक राष्ट्रीय भाषा है, तो उस केस में जो सहजता होती है बच्चों के लिए वो हिंदी ज़्यादा होती है, तो ज़्यादातर बच्चे हिंदी ही पसंद मतलब चुनना पसंद करते हैं। तो खैर अपनी अपनी प्रायोरिटी है, वो अपने हिसाब से देख लेंगे, लेकिन आप दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं। ये भी 40 नंबर का है। आपको इस एग्ज़ाम में टोटल 1 घंटे का समय दिया जाता है, और टोटल ये कितना हो गया, 160 नंबर का एग्ज़ाम होता है। क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 80 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ है इसमें ज़रूरी बात कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो उसके बदले में यहाँ पे निगेटिव मार्किंग का भी प्रोविज़न है, इसको बिल्कुल मत भूलिए। 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे हर गलत उत्तर के लिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल बारीकी से एग्ज़ाम को देना है। अभी देखिए, अब चलते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में। ये जो हमारा फिजिकल टेस्ट है, इसमें आपको ये देखना है, जानना है कि अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। कितने मिनट में, केवल 24 मिनट में, 24 मिनट्स में, जी हाँ। और अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उनको 1600 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट में तय करना है, ठीक है। देखिए, अब इसमें एक रिमार्क्स दिया गया है कि अगर आप लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं तो इनके लिए क्या है, इनको सहूलियत दी गई है। इनको केवल 1600 मीटर की दौड़ 7 मिनट में पूरा करना है अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो, लेकिन अगर फीमेल है तो उस हालत में केवल 800 मीटर की दौड़ 5 मिनट में पूरा करना पड़ेगा। अब देखिए, एक होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसको बोलते हैं पीएसटी, ठीक है। इसमें हाइट की अगर हम बात करें तो मेल्स कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर फीमेल की बात करें तो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन इसमें ये भी देखना है कि यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है इसमें अगर आप किसी कैटेगरी में तो उसके अलग अलग कंडीशन इसमें फिर रियायत है। जैसे यहाँ पे अगर देखें आप शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो इनके मेल के लिए जो है सो घट करके 170 से कितना 162.5 सेंटीमीटर ही चाहिए। अगर फीमेल है तो 150 ही चाहिए, ठीक है। अगर ये मान लीजिए कि ये शेड्यूल ट्राइब है, एसटी हैं, एसटी कैटेगरी में है, और एसटी कैटेगरी में भी वो क्या नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए और ही कम हाइट का प्रावधान है। तो यहाँ पे आप टेबल देख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप जिस भी रीजन से बिलोंग करते हैं तो उनको जो रियायत दी गई है आप इसके हिसाब से बिल्कुल ले सकते हैं। अब आगे देखें, एक चीज़ और है पीएसटी में जो चेस्ट के मेजरमेंट के बारे में है। अगर ये मेल्स के बारे में बात करें तो मेल्स के लिए जो है ना ये 80 सेंटीमीटर चाहिए बिना फुलाए हुए, ठीक है। और फुलाने के बाद कितना 5 सेंटीमीटर जो है सो एक्सपेंशन होना चाहिए फुला करके, तो टोटल ये 85 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका चेस्ट के बारे में, मेल्स कैंडिडेट के बारे में। और देखिए यहाँ पे जो टेबल दिया गया है, इस टेबल में आप देखें कि जो यहाँ पे टेबल दिया गया है इसमें अगर आप एसटी हैं तो उसमें भी छूट मिल जाएगा, 76 सेंटीमीटर ही चाहिए, ठीक है। एक्सपेंशन तो 5 सेंटीमीटर चाहिए। और यहाँ पे देख लीजिए कुछ जो पार्टिकुलर दिए गए हैं जो कैटेगरीज है, अगर इससे बिलोंग करते हैं तो और ज़्यादा मतलब ये 78 सेंटीमीटर चाहिए, ये भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी अलग अलग रीजन के लोग हैं अपने हिसाब से इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो चेस्ट मेजरमेंट्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स विल नॉट बी टेकन, यहाँ पे जो सबसे बड़ी राहत है कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, जो लड़कियाँ हैं, उनके लिए चेस्ट मेजरमेंट क्या है, अप्लीकेबल नहीं है, उनका चेस्ट मेजरमेंट नहीं लिया जाता है। तो यह अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रियायत है। तो फीमेल कैंडिडेट्स बिल्कुल निश्चिंत रहें। अब आइए वेट की बात करें अगर, तो वेट में कैसा है कि ये बोलता है प्रोपोर्शन, यानी कि जो उस हाइट रहेगा आपका उसके अकॉर्डिंगली आपका वेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब नॉर्मल रहता है, ये मोटा मोटी हो जाता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेन चीज़ें हो गई। अब जो एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, अभी देखिए यहाँ पे जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या करना है कि एक आपको ओरिजिनल आईडी लेके जानी है एग्जाम सेंटर पे, जिसमें डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल क्लियरली मेंशन होना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ जो रिसेंटली कलर फोटोग्राफ्स होंगे उसके 2 कॉपी आपको लेकर के जाने होंगे। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए जो आपके आईडी होंगे इसमें से कोई भी हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इसमें से जो भी मेंशन है उस तरीके का कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब चलिए, अब चलते हैं यहाँ पे 14.9। इस
पॉइंट में देखें, जो सबसे 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 ज़रूरी बात है कि जब हम फॉर्म भरते हैं, जब हमारे बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो उस समय क्या होता है कि कहीं से फॉर्म भरवाते हैं और उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं होती, या फिर जल्दीबाजी में क्या होता है, उनको बहुत सारे बच्चों का फॉर्म निपटाना रहता है, तो जो प्रायोरिटी है पोस्ट की वो कुछ भी डाल देते हैं सिलेरी में, वो बिल्कुल बच्चे के हिसाब से नहीं डाल पाते हैं। तो बाद में क्या होता है कि किसी किसी बच्चे के अच्छे नंबर आने के बाद भी उनको सही पोस्ट नहीं मिल पाता है, सही डिपार्टमेंट नहीं मिल पाता है, और जिसका खामियाजा उन्हें पूरे लाइफ टाइम भुगतना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही गलती होने वाली जगह है, तो इसको बहुत ही सतर्कता के साथ आप भरें। आप बिल्कुल इसके बारे में सोचे समझे जाने, इसके बाद ही आप खुद से प्रेफरेंस लेकर के दें और वहाँ पे सामने बैठ के भरवाएं या फिर खुद से भरें। अब देखिए, अगर मुझसे पूछें कि कैसे क्या प्रेफरेंसेस देना चाहिए, तो मैं आपको कंफर्ट के हिसाब से, आराम के हिसाब से कुछ ऑप्शन बताना चाहता हूँ। फिर भी आपकी ये अपनी प्रायोरिटी होनी चाहिए, बस मैं जस्ट सजेस्ट कर सकता हूँ। देखिए, यहाँ पे टोटल 8 पोस्ट, 8 डिपार्टमेंट का नाम दिया गया है। उसमें से अगर आराम के बारे में अगर बात किया जाए, तो सबसे जो कंफर्ट है मेरे हिसाब से, आप सबसे 1 नंबर पे रख सकते हैं SSF को। ये जो है ना, आप H कैटेगरी को पहले दे सकते हैं। दूसरा नंबर पे जो है NCB, जो नारकोटिक्स है, इसमें भी बहुत कंफर्ट है, इसमें भी आराम है, तो आप इसको सेकंड नंबर पे चूज कर सकते हैं। अब आप ये बोल सकते हैं कि इसमें वैकेंसी तो बहुत कम है, तो वैकेंसी कम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले थोड़े से वैकेंसी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं, और अच्छे नंबर अगर आ गए और आपने इसको नहीं डाला है, किसी को भी डाल दिया, तो अगर आपने प्रेफरेंस नहीं डाला है तो आपको बिल्कुल कंसीडर नहीं किया जाएगा। फिर क्या किया जाएगा कि अच्छे नंबर आने के बावजूद भी आपको कुछ भी दे दिया जाएगा जो आपकी प्रायोरिटी है। तो इसके लिए आप ऑप्शन दें। अगर अच्छे नंबर नहीं आए, कम नंबर आए, तो मिलना ही है, लेकिन इसके बारे में भी तो विचार किया जा सकता है। इसके लिए आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। तो ये हो गया। तीसरे नंबर पे अगर देखें तो CISF, ये जो है ना, आप भी डाल सकते हैं। यह भी आराम की नौकरी, इसमें भी बहुत कंफर्ट है, ज़्यादा रिस्क नहीं है। और अगर 4 नंबर की बात करें तो आप SSB, सशस्त्र सीमा बल जो है ना, इसको भी ऑप्शन के रूप में डाल सकते हैं, D। तो ये 4 मेजर हो गए। इसके बाद आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर भी अगर आप देखें तो अगर आप चाहें तो ये भी डाल सकते हैं, C डाल सकते हैं CRPF को। उसके बाद असम राइफल्स जो है, इसको डाल सकते हैं, F को डाल सकते हैं। इसके बाद ये ऑलरेडी हो चुका है, और एक बचा ITBP है, तो ITBP का जो ये है ना, हाँ, कोड E है। और इसके बाद क्या बचा, अब बच गया आपका BSF। जी हाँ, BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो आप इसको A में डाल सकते हैं। देखिए, जो ऊपर के सबसे जो आराम के हैं वो 3-4 हैं। ये मतलब अगर आपको कंफर्टनेस चाहिए, कम रिस्क चाहिए, तो ये आप प्रीफर कर सकते हैं। बाद में कि इसमें जो आपका चॉइस है, आप उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैं जैसा कहूँ वैसा नहीं। आप पूरी जानकारी लीजिए इसके बारे में, डिपार्टमेंट के बारे में, कैसे काम करता है, क्या होता है, किस तरह का आपको चाहिए, उसके हिसाब से आप प्रायोरिटी दीजिए। लेकिन हाँ, इसको बिल्कुल अच्छे से समझ बूझ के ही फॉर्म, भले 2 दिन बाद फॉर्म भरिए चलेगा, लेकिन इसको समझ बूझ के, नहीं तो बाद में क्या है, बहुत ही दिक्कत हो जाती है। तो इस बात को आप समझें, यह काफ़ी गंभीर मामला हो जाता है प्रायोरिटी का। ठीक है, अब जो ज़रूरी बात है हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी आप देखें, जब आप फॉर्म भरेंगे तो सारी जानकारी तो आप सही भरेंगे ही, उसके अलावे जो इसमें एक सिग्नेचर की बात है, सिग्नेचर और फोटोग्राफ्स की, उसके ऊपर ध्यान देंगे। जी हाँ, देखिए, अभी आप जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे कि ये सिग्नेचर का स्पेसिमेन दिया गया है। अगर आप यहाँ पे इस तरीके से सिग्नेचर कर देंगे, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, इस तरीके से, और बिल्कुल जो इनविजिबल रहेगा, जो दिखने में बिल्कुल बेकार रहेगा, तो ऐसे केस में आपके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। जी हाँ, तो आपको क्या करना है कि बिल्कुल क्लियरली, जो आपका यहाँ पे 1 नंबर में लिखा हुआ है गुड फॉर अप्रूवल, तो इस तरीके के क्लियर मेंशन वाली सिग्नेचर होने चाहिए। इसका आप बिल्कुल ध्यान रखें, नहीं तो क्या, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और देखिए, वक्त बहुत कीमती होता है, अगर किसी भी तरीके से फॉर्म रिजेक्ट होता है तो आपका 1 साल बर्बाद चला जाएगा। और उससे ही बड़ी बात, इतनी भारी संख्या में वैकेंसी हर साल आती है, आएगी या नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप इस मौका को बिल्कुल हाथ से न जाने दें। अब देखिए, यहाँ फोटोग्राफ की बात अगर करें, ये जो फोटोग्राफ्स है, ये फोटोग्राफ में इसका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल वाइट होना चाहिए, इसमें कहीं कोई कलरफुल नहीं होना चाहिए। और देखिए, यहाँ पे सेल्फी की तरह जो भी है, जो ब्लर है, तिरछा खींचा हुआ है, इस केस में आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, ये बिल्कुल मेंशन किया गया है। तो इस बात का ध्यान रखिए, आपका केवल इसी फॉर्मेट में फोटोग्राफ्स होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको एनेक्चर्स मिल जाएंगे। आप अगर आप देखेंगे तो इसी में आगे ये SC ST के लिए है, आगे देखें तो OBC के लिए मिलेगा आपको, फिर EWS के लिए मिलेगा। ये चीज़ें
एक चीज़ और बताना था कि देखिए ईडब्ल्यूएस का जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस का जो फॉर्म है ना, इसमें एक ज़रूरी चीज़ आपको बता दें, ये जो आपको जो भारत सरकार का सर्टिफिकेट बनेगा, इसमें दिया हुआ है कि यह फाइनेंशियल ईयर किसका होना चाहिए, 24-25 का होना चाहिए। 24-25 का मतलब ये है 1/4/24 से लेकर के और यह 30/3/2025 के बीच का ही बना होना चाहिए, पहली बात। और ये जो बनता है ना, ये क्या बनता है, पेरेंट्स के इनकम के ऊपर बनता है ये सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस। तो इस पेरेंट्स का इनकम का क्या होना चाहिए, उसमें 23-24 दिया गया है, यानी कि जो पिछले साल का इनकम है ना, उसके बेस पे ही ये सर्टिफिकेट आपको जारी किए जाएंगे। तो आप इस डेट्स का ध्यान रखें और बिल्कुल इसी के हिसाब से जो गिवन फॉर्मेट है नोटिफिकेशन के अंदर, उसके हिसाब से बनाएं। तो ये सब सारी चीज़ें थी, मैंने कोशिश की कि आपको बिल्कुल सारी जानकारी दी जाए। फिर भी अगर थोड़ी बहुत छूट गई होगी या आपको समझ नहीं आएगी तो आप बिल्कुल नोटिफिकेशन जो मैंने आपको वेबसाइट बताया है उसके ऊपर आप जाएं और वहाँ से जा कर के आप जो है ना बिल्कुल बारीकी से समझ बूझ करके फॉर्म को भरें। मेरे प्यारे बच्चों, ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलेंगे, इसमें कहीं दुमत नहीं है। तो आपको करना क्या है, देखिए हमारे पूरे भारतवर्ष में न जाने कितने बेरोजगार बच्चे हैं और वैकेंसी 40,000 है, लेकिन फॉर्म कितने भरे जाएंगे, इसके कई टाइम्स ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे। तो ऐसे में कैसे अपनी सफलता सुनिश्चित करना है, ये हमें सोचना होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अपने पास केवल 4 महीने बचे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इस 4 महीने में ही आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से स्ट्रेटजी बना करके कम से कम टाइम में इस एग्जाम को क्रैक कर। नहीं तो क्या है कि आप कितना भी पढ़ लें, कैसे भी पढ़ लें, लेकिन केवल पढ़ने से अगर आपको ये नहीं पता है कि एग्जाम में पूछा क्या जाएगा और क्या पूछा जाएगा, उसकी अगर बार बार प्रैक्टिस ना करें, अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो, तरीका पता नहीं हो, तो क्या होता है, फाइनली असफलता हाथ लगती। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सही सिलेबस स्ट्रेटजी जान करके आपको सही दिशा में जो नियत समय है उसके अंदर प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस कर। अब मैं थोड़ा आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों को क्या करना चाहता हूँ, नमस्कार करना चाहता हूँ। और इस जो हमारे YouTube चैनल है रोजगार संग विपिन, इस पे आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, मैंने भी SSC CGL, रेलवे और स्टेट बोर्ड के कई एग्जाम्स के गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाले हैं और उसमें फाइनली 9 जगह सिलेक्शन लिया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो अनुभव है, इतने जगह जो मैंने फाइनल सिलेक्शन लिए हैं, उसमें जो मेरा अनुभव मिला है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से अपने समय को बचाना चाहिए और अपने रिजल्ट को फाइनल करना चाहिए, तो ये जो मेरा अनुभव है, ये मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम बच्चे को ये चीज़ शेयर करूँ और आप लोग को फ़ायदा दिलवाऊँ। मैं इसके पहले भी, हालांकि ये यूट्यूब चैनल पहले नहीं था मेरा, मैंने अभी हाल ही में स्टार्ट किया है और मैं इस माध्यम से पहले भी मैंने बहुत सारे बच्चों को फिजिकली बता के बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुँचाया, उनका फाइनल सिलेक्शन करवाने में बहुत मदद किया है। ये मैं बड़प्पन नहीं कर रहा हूँ, ये सच है। और अब मैं सोच रहा हूँ कि पूरे पैन इंडिया लेवल पे बहुत सारे बच्चों को और भी लाभान्वित करूँ, तो इस उद्देश्य से इस चैनल को बनाया हूँ। और मैं अब आपके लिए इस चैनल पे रोजगार संग विपिन में निरंतर रूप से क्या करूँगा, जो प्रैक्टिस सेट है, जो मेन चीज़ें हैं, वो लेकर के आ रहा हूँ आपको। आप इस रोजगार संग विपिन चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा के रखिए कि जैसे जैसे वीडियो अपलोड्स होंगे आपके बेहतर तैयारी के लिए आपको पता चले और आप उसको बार बार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, समय का फायदा उठाना है। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, समझा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम अगले एपिसोड। थैंक यू सो मच।